हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। और किसी ने पूछा चिड़िया से सुंदर घोंसला कैसे बना, तो बोली उड़ना पड़ता है बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। रस सुल्तान कर दे चढ़ाई। तो साथियों से तिनके तिनके को उठाने के लिए, उस कदर मेहनत कर देने के लिए कि जो आज तुम पर हंसते कल तुम्हारे सम्मान में ताली बजाने के लिए मजबूर हो जाएं। कि देख, सब लोग इसको ताना देते थे, सब लोग इसको नकारा बोलते थे, और इसने स्वयं को साबित कर दिया। लाखों की भीड़ में से चमकता हुआ सितारा सूर्य की तरह उदय हुआ और सौर मंडल को अपनी रोशनी से भर दिया। जय होमगार्ड, जय जय होमगार्ड। तो सबके सब साथी पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। एक बच्चा कह रहा था, गुरुजी जैसा तुमने होमगार्ड का माहौल बनाया है, कतई लोग अपनी अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर होमगार्ड में लगने लगे। बोला अगली भर्ती में लगे, वो अभी हमारे बच्चों को कर लेने दो, जिनसे भी वादा किया है उन्हें लग जाने दो। तो चलिए साथियों, सभी साथी पेन कॉपी लेकर बैठना। बहुत अच्छे से आज भी संपूर्ण सिलेबस जैसा पेपर तुम्हारा आ सकता है। हर दिन तुम एक पेपर दे रहे हो, जब तक एग्जाम होगा 100 सवा 100 पेपर दे चुके होगे। पेपर ऐसे लगेगा तुम्हें, अरे ये तो सब पढ़ा है, अरे ये भी पढ़ा है, अरे गुरुजी ये भी पढ़ाया, अरे गुरुजी सब पढ़ाया तुमने। पर मिलेगा उसी को मेरा पूरा आशीर्वाद जो करेगा इस क्लास के लिंक को अपने व्हाट्सएप पे शेयर, और जो नहीं करेगा उसको 50% डिस्काउंट करके आशीर्वाद मिलेगा, आधा केवल। तो चलिए शुरू करते हैं। यह साथी उत्तर प्रदेश के उद्योग विकास से भी संबंधित है और ये योजनाओं से संबंधित भी है। यूपी सरकार ने उद्यमी मित्रों के लिए एचआरएमएस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये कब लॉन्च किया है? मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ये साथी कब लॉन्च किया है? अब इसमें आपको एक चीज में ये कंफ्यूज नहीं होना कि भाई सर एचआरएमएस का तो आपने बता दिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, या आप इसे सिस्टम भी कह सकते हैं। इससे आप क्या कह सकते हैं? सिस्टम भी कह सकते हैं एचआरएमएस। लेकिन उद्यमी मित्र क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ये 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना लॉन्च की। कब लॉन्च की कहोगे सर? 2023 में उत्तर प्रदेश ने एक योजना लॉन्च की जिसका नाम था मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री युवा उद्यमी मित्र योजना। क्या नाम था इसका? युवा उद्यमी मित्र योजना, युवा उद्यमी मित्र योजना। इसमें लगभग 100 प्लस, लगभग 105 के करीब कह सकते हो, युवा उद्यमी मित्र चयनित किए गए। युवा उद्यमी मित्र, इनका चयन किया गया। इनको सरकार ने सैलरी इत्यादि भी बढ़िया दी, 70,000 इत्यादि के करीब। इसमें इनका कार्य क्या था? इनका कार्य था कि जो उत्तर प्रदेश में कोई कंपनी आना चाह रही है, कोई निवेश करना चाह रहा है, तो जो निवेशक है, निवेशकों की मदद करना। मतलब उत्तर प्रदेश के अपने अपने जिन जिलों में इनको लगाया गया, वहां पर साथी निवेश लेकर आना, वहां पर इन्वेस्टमेंट लेकर आना। अब इनकी सैलरी इत्यादि को लेकर ये जुलाई 2025 में इनकी सैलरी, अटेंडेंस आदि को एक प्रकार से कह सकते हो मैनेज किया जा सके। जुलाई 2025 में उद्यमी मित्रों के लिए एचआरएमएस पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें एक और चीज ध्यान दीजिएगा, निवेश करके उत्तर प्रदेश का साथी ये पोर्टल है, निवेश मित्र करके, जिस पर आपको अगर कोई क्लियरेंस चाहिए तो सिंगल विंडो सिस्टम है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार की एक और योजना है, निवेश सारथी जिसको बोलते हैं, निवेश सारथी। तो जब भी आप उद्योग वाला या उत्तर प्रदेश का जो औद्योगिक विकास है उस टॉपिक को थ्योरी में पढ़ोगे तो याद रखना ये सब तुम्हें पढ़नी है। पहले का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। नव्या योजना ये किस महीने और वर्ष में लॉन्च की गई है? नव्या योजना ये साथी किस महीने और ये साथी किस वर्ष में लॉन्च की गई है? इसकी सबके सब आप एक प्रकार से फुल फॉर्म लिख लीजिए। नर्चरिंग एस्पिरेशनल, नर्चरिंग एस्पिरेशनल्स, इसको अंग्रेजी में लिखना नर्चरिंग। ये क्वेश्चन 110% आएगा क्योंकि ये साथी महिला सशक्तिकरण की योजना है जो आपके पेपर में जुड़ी है। ये महिला
सशक्तिकरण की योजनाएं, नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू, नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग, थ्रू TH, थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग, थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ यंग, ट्रेनिंग ऑफ यंग एट यंग एडोलिसेंट गर्ल्स, एडोलिसेंट गर्ल्स। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस प्रकार की योजनाएं कि जो 16 से 18 वर्ष की युवतियां हैं, 16 से 18 वर्ष की युवतियां हैं, उनको भैया किशोर युवतियां कहते हैं। क्या कहते हैं? किशोर युवतियां कहते हैं, एडोलिसेंट गर्ल्स। तो इनको जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गई, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गई, या जैसे आप कह सकते हो डिजिटल मार्केटिंग आदि हो गई, डिजिटल मार्केटिंग इत्यादि हो गई, इन सब में ट्रेनिंग देकर उनको साथ ही एम्पावर किया जाएगा, उनका सशक्तिकरण किया जाएगा। तो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेगा, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसको 24 जून 2025 में लॉन्च किया गया है, 24 जून 2025 में। तो ये कब लॉन्च हुई है? 24 जून 2025 में। नव्या योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, जिसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग। तो NAV, वोकेशनल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ऑफ यंग एडोलिसेंट गर्ल्स, 16 से 18 वर्ष की किशोर युवतियों को साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल मार्केटिंग आदि की ट्रेनिंग। ये याद रखिएगा, एक तो जो कौशल विकास मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय और महिला कौशल विकास प्लस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की देन है, इन दोनों की मिलकर चलाई जाने वाली योजनाएं। दूसरे का उत्तर बिल्कुल भी आपका सही है। प्रश्न संख्या 3 पर आ जाते हैं। बफर में सफर योजना ये किन क्षेत्रों से संबंधित है? बफर में सफर योजना ये किन क्षेत्रों से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा, उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, किसको भैया? इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जितने भी उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र होते हैं, बफर क्षेत्र, उन बफर क्षेत्रों में सती सफारी रूट जो होते हैं, जिन पर पर्यटक जिप्सी में सफर करते हैं, तो सफारी रूट तैयार करने की योजना है, सफारी रूट तैयार करने की योजना, जिसको क्या कहा गया है? बफर में सफर योजना। तो ये किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, जिसको 1977 में बनाया गया। तो दुधवा, पीलीभीत, ये जो सती लखीमपुर खीरी, इन सब क्षेत्रों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं किसकी? उत्तर प्रदेश सरकार की बफर में सफर योजना। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, इसमें 3-4 चीजें और लिखनी है आपको। राष्ट्रीय कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर बताना है, राष्ट्रीय कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर, राष्ट्रीय चाय बोर्ड का हेडक्वार्टर, राष्ट्रीय रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर भी आपको बताना है कि राष्ट्रीय रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है। राष्ट्रीय सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको बताना है, सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है। आपको तंबाकू बोर्ड का हेडक्वार्टर भी बताना है कि राष्ट्रीय तंबाकू बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है। इसी में अच्छे से याद रखिएगा। आपको साथ ही एपीडा कब बनी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। एमपीडा कब बनी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। ये आपको 7 क्वेश्चन और देने हैं, और यहां से कम 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में कृषि वाले टॉपिक से भी आएंगे और राष्ट्रीय संस्थान वाले टॉपिक में भी आएंगे। अगर क्वेश्चन ना आ जाए तो आके कह देना मुझसे, जब क्वेश्चन ना आ जाए तब आके कह देना मुझसे। सब के सब मेहनत कर लीजिए कि हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना हमारा मकसद नहीं,
हमारी कोशिश से ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ने सही, तेरे सीने में सही, लगी आग कहीं भी, ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। रस सुल्तान कर दे चढ़ाई। एक बार फिर से सभी साथी, तुम छोटे भाई बहन हो, एक बार खींच के इस क्लास के लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कर दो। 1 सेकंड का समय लगेगा, 1 सेकंड से भी कम समय। जान लगा देंगे तुम्हारे पीछे। कहते ना कोई क्या कर सकते हो हमारे लिए, तुम्हारे लिए जान लगा सकते, खून पसीना। बेंगलुरु, चाय बोर्ड का हेडक्वार्टर कोलकाता। चाय का 2 बार बोलो मेरे साथ। अरे चाय के दीवानो, चाय बोर्ड का हेडक्वार्टर कलकत्ता। रबड़ कोट्टायम केरल। रबड़ का कहां पर है भैया? होगे सर कोट्टायम केरल में रबड़ का। सिल्क बोर्ड का कहां पर है? ये भी साथी बेंगलुरु है, बेंगलुरु। तंबाकू बोर्ड का गुंटूर आंध्रा, गुंटूर आंध्र प्रदेश। एपीडा 1986 में बनी, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। और याद रखेगा भैया, एमपीडा 1972 में बनी, कोची इसका हेडक्वार्टर है। जबकि हाल ही में निजामाबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर, निजामाबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। तो हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर निजामाबाद तेलंगाना, कॉफी बेंगलुरु, चाय कोलकाता, रबड़ कोट्टायम, सिल्क बेंगलुरु और तंबाकू गुंटूर। एपीडा 1986 नई दिल्ली, एमपीडा 1972 कोची। चौथे का उत्तर भी। उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024 को उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने कम मंजूरी दी है। ग्लोबल जीसीसी का मतलब है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, वैश्विक क्षमता केंद्र। इसमें साथी जो विदेशी कंपनी या भारतीय कंपनी है, वो अगर अपनी को छोटी इकाई या छोटा ऑफिस ऑफ भारत उत्तर प्रदेश में कहीं खोलती है, तो उसको लेकर सरकार ने सब्सिडी की योजना चालू की है। सरकार ने सब्सिडी देने के लिए एक पॉलिसी बनाई है जिसका नाम है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2024। ये उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास से 100% वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला। इसका नीति तो 2024 की है, लेकिन इसको मंजूरी कब दी गई? 6 मई 2025 को। इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी कब दी? 6 मई 2025 को। तो जब हम साथी इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि जो जीसीसी है किसने कितनी सब्सिडी दी जाती है। 5वें का उत्तर सी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये कब से लागू है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये साथी कब से लागू है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये कब से लागू है? ये पहले तो एक अलग स्कीम थी, बाद में साथी से मिशन शक्ति का वर्तमान में किसका भाग है? तो कहोगे सर वर्तमान में ये मिशन शक्ति के सामर्थ्य, मिशन शक्ति जो महिलाओं से संबंधित सभी योजनाओं का एक समूह है। मिशन शक्ति के सामर्थ्य वाला जो भाग है, सामर्थ्य वाले अंग का हिस्सा है, सामर्थ्य वाले कंपोनेंट का हिस्सा है मातृ वंदना योजना। इसमें जो साथी पहली बार जो माताएं बनती हैं उनको प्रत्येक वर्ष 5,000 प्लस जननी सुरक्षा योजना के 1,000, मतलब बनने पर जब वो मतलब संतान का जन्म होता है तब तक टोटल 6,000 रुपए की एक प्रकार से आर्थिक सहायता, 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता। ये सबसे पहले 1 जनवरी 2017 को लॉन्च हुई थी। ये सबसे पहले साथी कब लॉन्च हुई थी? 1 जनवरी 2017 को। कब हुई थी भैया? 1 जनवरी 2017। छठे का उत्तर भी, छठे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। सबसे पहले बताइए कि जो साथी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है, तो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को निकालता कौन है? जैसे होती ना कि भाई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को ये संस्था निकालती है, तो वैसे आपको इस समय बताना है कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है इसे साथी कौन सी संस्था निकालती है? जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है
थोड़ी सी आपको स्पीड लगा के उत्तर देना है कि भाई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को यह संस्था जारी करती है। जैसे कई सारे के अलग अलग आपको सूचकांक मिलते हैं, इसी में सती नवाचार का मतलब है कि कोई देश अपने यहां कितना नवाचार कर रहा है, कोई देश अपने यहां कितना नवाचार कर रहा है, कोई देश अपने यहां कितना नवाचार कर रहा है। तो इसमें कुल 139 देश थे। इसमें कितने देश थे कहोगे भैया? 139। पहले नंबर पर आ जाता है स्विट्जरलैंड, पहले नंबर पर क्या जाएगा? स्विट्जरलैंड। दूसरे नंबर पर स्वीडन, दूसरे पर स्वीडन। भारत की रैंक 139 देशों में से 38वें स्थान पर है। भारत की रैंक 139 देशों में कितने पर है कहोगे सर? 138वें स्थान पर है। ये कौन से स्थान पर है? 138वें स्थान पर है। किसके स्थान पर है? 138वें स्थान पर। अब कहेगो इसको निकालता कौन है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको निकालता है, जिसको WIPO कहते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो सती जिनेवा में जिसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जिसका हेडक्वार्टर है। तो 139 देशों में भारत की रैंक कितनी है? 38। निकालता कौन है? WIPO। WIPO का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा में। पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड। दूसरा किसका है? स्वीडन का। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025, भारत की रैंक 38। कुंचिकल जलप्रपात भारत में किस राज्य में स्थित है? कुंचिकल जलप्रपात भारत में सती किस राज्य में स्थित है? ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये कौन सी नदी पर है? वाराही नदी पर। क्वेश्चन पूछेगा कि भाई कुंचिकल जलप्रपात ये कौन सी नदी पर स्थित है? वाराही नदी पर। वाराही नदी ये पश्चिम की ओर बहती है। वाराही नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। पश्चिम की ओर बहकर कहां गिरती है कहोगे सर? अरब सागर में। यह कर्नाटक में स्थित है। तो कुंचिकल जलप्रपात कहां पर है? कर्नाटक। कौन सी नदी पर? वाराही। कर्नाटक में एक और जलप्रपात है जिसको जोग जलप्रपात भी कहते हैं, या जिसको महात्मा गांधी फॉल्स भी कहा जाता है। इसे सती महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। यह भी कर्नाटक में स्थित है। कहां पर? यह भी कर्नाटक में स्थित है। यह कौन सी नदी पर है? तो याद रखिएगा, शरावती नदी पर है। किस पर भैया? शरावती नदी पर है। जोग फॉल किस पर है? शरावती नदी पर। जबकि कुंचिकल जलप्रपात किस पर है? वाराही नदी पर, कर्नाटक में। गोवा में दूध सागर जलप्रपात है। गोवा में कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात। तो ये भारत के भूगोल से क्वेश्चन है, 8वें का उत्तर भी। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक कितनी है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है? जेंडर गैप रिपोर्ट का यहां पे अर्थ हो जाता है, जिससे साथ ही आप जेंडर गैप रिपोर्ट कहते हैं। तो सबसे पहले समझिए, सबसे पहले इसमें समझिए कि महिला और पुरुष के बीच में, महिला और पुरुष के बीच में, महिला और पुरुष के बीच में यदि आप कहो, महिला और पुरुष के बीच में जो अंतर होता है, इसमें पहला स्थान है आइलैंड का। पहला स्थान किसका भैया? आइसलैंड करके जो देश हो जाता है। आइसलैंड में महिला और पुरुषों के बीच में बहुत कम अंतर है। आइसलैंड में महिला और पुरुषों के बीच में क्या है कहोगे सर? बहुत कम अंतर है। कितना अंतर है? बहुत कम अंतर। जबकि भारत की रैंक यदि आप देखोगे तो 148 देशों में 131वीं रैंक है। 148 में कौन सी है? 131वीं रैंक। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की 148 में 131वीं रैंक है। इसे कौन जारी करता है? इस सूचकांक को कौन जारी करता है? तो यहीं पर लिख लीजिएगा, विश्व आर्थिक मंच। याद आया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये जो सूचकांक से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन ये जरूर पूछेगा कौन सा अंतरराष्ट्रीय संस्थान ये कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय सूचकांक कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? 131। तो कुछ कुछ समझ में आया?
भाई नवाचार सूचकांक में कितनी है? 38। याद करते चलो, भूलना मत। जबकि ग्लोबल जेंडर गैप में कितनी है? कहोगे सर 131। किस भारतीय राज्य ने महिला आर्थिक सशक्तिकरण हेतु मिशन शक्ति, आर्थिक की जगह केवल मिशन सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण हेतु मिशन शक्ति 5.0 लॉन्च किया है? सितंबर 2025 में, 20 सितंबर 2025 को किस सरकार ने मिशन शक्ति 5.0 लॉन्च किया है? मिशन शक्ति 5.0। यहीं पर आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की अपनी महिला हेल्पलाइन क्या है? उत्तर प्रदेश की अपनी महिला हेल्पलाइन क्या है? उत्तर प्रदेश की अपनी महिला हेल्पलाइन, खींचकर उत्तर दीजिए। अरे नींद आ रही है? आज ही खरीदी है मैंने मोहित सर के शादी के लिए जूती, और ऐसा ट्रीटमेंट दे दूंगा नींद कई वर्षों तक नहीं आएगी। मेरी क्लास में केवल पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। और बच्चा एक बार सबके सब थोड़ी सी जान लगा दो, एक बार सारे के सारे साथी तुम सबके लिए कहूंगा कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं मोती हुई गहरे पानी में, पड़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में, आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रल सुल्तान कर्जा चढ़ाई। सबके सब साथी एक बार इस क्लास के लिंक को अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दो, 1 सेकंड का समय लगेगा। शनिवार को तुम्हारे लिए कल रात 9 बजे किताब लॉन्च है, याद है ना? होमगार्ड की पहली किताब है, पूरी नए सिलेबस पर पूरे इंडिया में, सबसे पहले गुरुजी की शरण में। और जितने लाइव होंगे सबके लिए साथी डिस्काउंट है अलग से, तो कल 9 बजे लाइव होना मत भूलना। और दूसरी बात, परसों सुबह कौन सी क्लास है? एक बार जोर से बोल दो, परसों सुबह। कहोगे भैया कोठे तेना चढ़ दी, कटीरे तेना चढ़ दी और चढ़ जो भी है चढ़ गई। सुबह 8 बजे से 12 घंटे ऐसा कर देंगे, ऐसा मरहम सा लगा देंगे जीके पर, जीके भी खड़ा होकर कहेगा आई एम सॉरी होमगार्ड साहब, ये तुम कहां पढ़ के आए हो? पेपर बनाने वाले के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, कहां से बनाऊं? चलिए भैया, याद रखिएगा अपने उत्तर प्रदेश सरकार और महिला हेल्पलाइन जो है वो 1090 है। महिला हेल्पलाइन कितनी है? 1090। राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन ज्ञान कुंभ, ये 2024 में कहां पर आयोजित किया गया था? तो 1 साल पुराने ये नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस होती, राष्ट्रीय शिक्षा कॉन्फ्रेंस, तो 1 साल पुराने भी पूछ लेता है। राष्ट्रीय शिक्षा कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय शिक्षा कॉन्फ्रेंस, ये टॉपिक है जो आपका समिट वाला नया टॉपिक ऐड हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन ज्ञान कुंभ, ये भैया पुदुचेरी में आयोजित किया गया है। कहां आयोजित किया गया है? सर पुदुचेरी। याद रखिएगा, एक पुदुचेरी करके यूनियन टेरिटरी है जिसमें 4 जिले आते हैं। एक तो छत्तीसगढ़ पौंडीचेरी तमिलनाडु में स्थित राजधानी आ जाती है, इसी में एक और आ जाता है कराईकल, इसी तरह माहे आ जाता है केरल में, और आ जाता है यनम, यनम आ जाता है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। ये जिला कहां पर है? केरल में। और ये दोनों कहां पर है? तमिलनाडु में। ये दोनों कहां पर है? तमिलनाडु में। 1954 से ये हमें फ्रांस से प्राप्त हुए। किससे? फ्रांस से प्राप्त हुए। लेकिन 1962 में ये कानूनी रूप से ट्रांसफर हुए हैं। वैसे तो 1954 में सौंप दिए थे, लेकिन कानूनी रूप से जो प्राप्त हुए हैं भारत को, पौंडुचेरी, ये फ्रांस से प्राप्त हुआ है 1962 में। तो ज्ञान कुंभ कहां पर है? पौंडीचेरी। पूछा पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2024 ये कहां आयोजित किया गया था? जितने भी साथी डीजीपी जो आईजी कॉन्फ्रेंस है 2024, ये 59वीं कॉन्फ्रेंस थी। कौन सी? 59वीं। ये कहां पर आयोजित की गई है? जबकि अभी साथी 2024 के बाद में 2025 में ये 60वीं। तो 60वीं याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में जो 60वीं
2025 में आयोजित हो रही है। ये छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 60वीं 2025 में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस, जबकि 59वीं डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ये 2024 में कहां पर हुई थी? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। 2024 में उड़ीसा के भुवनेश्वर। किसी राज्य का जो पुलिस प्रमुख होता है, राज्य का पुलिस चीफ, उसको डीजीपी कहते हैं। राज्य के पुलिस चीफ को क्या कहा जाता है? कहोगे सर डीजीपी। 63वीं इंडियन सोसाइटी ऑफ एरो स्पेस मेडिसिन, इस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? 63वीं इंडियन सोसाइटी ऑफ एरो स्पेस मेडिसिन। एरो स्पेस मेडिसिन का मतलब है कि जो अंतरिक्ष इत्यादि में जाते हैं या जो फाइटर पायलट होते हैं, इनको ग्रेविटी के बहुत वायुमंडल में ऊपर उड़ान भरने के कारण इनको जो साथी कुछ ऐसे रोग इत्यादि हो जाते हैं या इनको जो समस्याएं होती हैं, उनका इलाज कह लो या उसके लिए जो दवाएं हैं, उन पर ये एक राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस होती है। बेंगलुरु में होती है हर साल। ये कहां पर होती है? बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, अच्छे से याद रखें। एक और बात, यहीं पर इसरो का हेडक्वार्टर है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, ये नाम से संस्थान यहीं पर है। भारतीय बागवानी संस्थान यहीं पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये भी साथी यहीं पर है। तो 13 का उत्तर क्या जाता है? ये आपका बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सी बागानी फसल नहीं है? इनमें से कौन सी एक बागानी फसल नहीं है? चाय, कॉफी, नारियल, गन्ना, इनमें से कौन एक बागानी फसल नहीं है? यहीं पर बताने, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर है? गन्ना प्रजनन संस्थान। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल जो बाजार में बेचने के लिए उगाई जाती है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल भी बतानी है। बताओ सबके सब। तो चाय, कॉफी, नारियल भी है, लेकिन जो गन्ना है साथी, ये बागानी फसल नहीं है। गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, जबकि गन्ना प्रजनन ये तमिलनाडु के कोयंबटूर में है। गन्ना प्रजनन कहां पर है? तमिलनाडु के कोयंबटूर में। 21वां अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन, यह सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन, AARDO करके एक संगठन है। AARDO करके क्या है? ये एक संगठन है। इसकी स्थापना 1962 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई? 1962 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है भाई। AARDO संस्था जो है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कहोगे सर नई दिल्ली। तो इसका 21वां अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन भी कहां पर आयोजित हुआ? कहोगे सर नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई? 1962। हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली। हेडक्वार्टर कहां पर है साथी? नई दिल्ली। स्नैपचैट की शुरुआत ये किस वर्ष हुई थी? स्नैपचैट की शुरुआत, आज साथी स्नैपचैट ने एक नया फंक्शन भी लॉन्च किया है। एक नया फंक्शन भी स्नैपचैट नामक सोशल मीडिया कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है टॉपिक चैट। एक क्वेश्चन चलो पेपर का मैंने लीक कर दिया। एक क्वेश्चन तुम्हारे किसी शिफ्ट में आएगा, कोई माइका लाल क्वेश्चन को रोक नहीं पाएगा। लो, ये क्वेश्चन लीक कर दिया अभी से मैंने, ये हो गया लो क्वेश्चन लीक। जाओ मौज लो। पूछेगा इसने किस संस्था ने या किस सोशल मीडिया कंपनी ने नवंबर 2025 में एक नया फंक्शन टॉपिक चैट के नाम से लॉन्च किया है? किस सोशल मीडिया कंपनी ने टॉपिक चैट के नाम से एक नया फंक्शन लॉन्च किया है? तो स्नैपचैट 2011 में आई। 2011 में इवान स्पीगल, बॉब मर्फी और रेगी ब्राउन करके ये 3 व्यक्ति थे जो इसके संस्थापक माने जाते हैं। जो इसके संस्थापक, ये अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी है। स्नैपचैट सबसे पहले स्टोरी का फीचर यही लेकर आए थे।
इवान स्पीगल, 3 बार बोलो मेरे साथ, अरे 3 बार बोलो मेरे साथ। इवान स्पीगल, बॉब मर्फी, रेगी ब्राउन। इवान स्पीगल, बॉब मर्फी, रेगी ब्राउन। रेगी ब्राउन, इवान स्पीगल, बॉब मर्फी। 2011 स्नैपचैट की शुरुआत, टॉपिक चैट फंक्शन लॉन्च किया है। कौन सा फंक्शन? टॉपिक चैट। किस देश ने नवंबर 2025 में 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? नवंबर 2025 में। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की थी। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु के लिए सोशल मीडिया के नियम बनाए थे। अब नवंबर 2025 में इनमें से कौन सा देश बनाए जिसने 15 वर्ष से कम आयु के लिए, जिसने 15 वर्ष से कम आयु के लिए, 15 वर्ष से कम आयु के लिए, तो कहोगे बढ़िया डेनमार्क। किसने? डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। जबकि डेनमार्क की संसद का नाम है फॉल्केटिंग। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? कहोगे सर फॉल्केटिंग। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? फॉल्केटिंग। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? फॉल्केटिंग। लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव इनमें से किस वर्ष पेश किया गया था? लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ, इसका जिक्र साथी, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अविश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र संविधान में नहीं है। इसको कोई भी आर्टिकल संविधान में नहीं है। संविधान में कोई अनुच्छेद नहीं है, कोई भी ऐसा अनुच्छेद नहीं है जो ये कहे कि भाई अविश्वास प्रस्ताव। तो कहोगे निकला कहां से है? एक अनुच्छेद 75 है जिसका पॉइंट नंबर 3 कहता है कि जो मंत्री परिषद होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी? कहोगे सर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। मंत्री परिषद किसके प्रति? लोकसभा। और इसी अनुच्छेद के कारण लोकसभा ने नियम बनाया, नियम 198। नियम 198 के तहत 50 एमपी के समर्थन वाले, 50 एमपी के समर्थन से किसी भी मंत्री परिषद के सदस्य के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, केवल लोकसभा में। तो कहोगे पहला अविश्वास प्रस्ताव ये 1963 में आया। पहला कब आया भैया? कहोगे सर 1963 में। 18 का उत्तर भी। व्हाट्सएप जैसी साइट चीन में कौन सी है? चीन में व्हाट्सएप जैसी साइट को क्या कहते हैं? जैसे साथी व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप किस किसने बनाई? जेन कूम करके एक व्यक्ति था, जेन कूम और ब्रायन एक्टन के द्वारा। इनको याद करना, ये फाउंडर पूछता है, सोशल मीडिया कंपनियों के संस्थापक पूछता है भाई, सोशल मीडिया कंपनियों के संस्थापक तुमसे जरूर पूछेगा। वी चैट करके क्या है भैया? वी चैट करके है। यहां पर क्या है? अमेरिका, चीन में। कहोगे सर वी चैट। टिकटॉक नामक सोशल मीडिया साइट की शुरुआत कब हुई थी? जैसे साथी टिकटॉक है तो टिकटॉक की शुरुआत, टिकटॉक का फाउंडर बताइए, रोज क्वेश्चन पूछ रहा हूं। टिकटॉक के फाउंडर के बारे में मैं साथी रोज क्वेश्चन पूछ रहा हूं। टिकटॉक के फाउंडर के बारे में मैं रोज क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इसकी पेरेंट कंपनी और बतानी है। इसकी साथी पेरेंट कंपनी, इसकी पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? ये तो ब्रांड का नाम है, टिकटॉक ब्रांड का नाम है। पेरेंट कंपनी का नाम है बाइट डांस। पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? बाइट डांस। झेंग यिमिंग करके है, क्या नाम है इनका? झेंग यिमिंग, जिन्होंने बाइट डांस की स्थापना की थी। इसी संस्था, इसी कंपनी ने 2016 में, याद रखिएगा, टिकटॉक नामक कंपनी बनाई। तो टिकटॉक ब्रांड है बाइट डांस की। बाइट डांस के संस्थापक कौन है? झेंग यिमिंग। अर्थशास्त्र किताब किसने लिखी है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी। मेगस्थनीज की किताब का नाम क्या है? कहोगे सर इंडिका। मेगस्थनीज की किताब का नाम क्या है? इंडिका। जबकि अर्थशास्त्र चाणक्य अथवा आचार्य विष्णुगुप्त भी इन्हीं को कहते हैं, कौटिल्य भी इन्हीं को कहा जाता है। इनके 3 नाम है। इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं,
कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं। हुमायूं नामा की लेखिका कौन थी? हुमायूं नामा की लेखिका, हुमायूं नामा की लेखिका, हुमायूं की जीवनी है हुमायूं नामा, तो याद रखेगा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन अकबर की फूफी गुलबदन बेगम। एंजल एंड डेमंस ये किताब किसने लिखी है? फरिश्ते एवं राक्षस, एंजल्स एंड डेमंस ये किताब इनमें से किसने लिखी है? माइकल क्रिस्टन, जॉन ग्रीसम, स्टीफन किंग या डैन ब्राउन? ये जो डैन ब्राउन करके व्यक्ति है इसने एंजल्स एंड डेमंस किताब लिखी है। अक्टूबर 2025 में महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा जारी पुस्तक मोदी मिशन के लेखक कौन है? इस तरह के क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किताब लॉन्च की है जिसका नाम है मोदी मिशन। आपको पूछा है मोदी मिशन के लेखक कौन है? एक तुम साथी शपथ लोगे मां सरस्वती का, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो इज्जत करते हो उसकी कसम लेकर कि 100वें क्वेश्चन से पहले नहीं हटोगे। कौन कौन शपथ लेगा? जो शपथ लेते एक बार लिख दो प्रॉमिस। अगर तुमने अंग्रेजी में PROMISE लिख दिया तो तुम लोग ये समझ लो कि तुम्हें हटना नहीं है 100वें क्वेश्चन तक। एग्जाम निकलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। हो गए सर? बर्जिस देसाई, बर्जिस देसाई, बर्जिस देसाई। रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट, शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स, ये भारतीय सेना के बारे में ये किताब किसने लिखी है? तो याद रखिएगा CDS अनिल चौहान जी ने, CDS अनिल चौहान जी ने। सदन के संबंध में मंत्रियों के अधिकार कि जो सती राज्य के विधानमंडल होते हैं, राज्य के विधानमंडल में मंत्रियों के अधिकार कह लो, और जो राज्य का एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता होता है उसके अधिकार, महाधिवक्ता जो होता है उसके अधिकार। इसी तरह का अनुच्छेद 88 है, अनुच्छेद 88 ये याद रखिएगा। जो केंद्र है, केंद्र में दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा में अटॉर्नी जनरल और मंत्रियों के अधिकारों की बात करता है, वही बात राज्य में अनुच्छेद 177 करता है, वही बात राज्यों में अनुच्छेद 177। रेडियम की खोज किसने की थी? ये इकलौती हैं जिन्हें विज्ञान के 2 विषय में नोबेल प्राइज मिला है। विज्ञान के 2 विषय में नोबेल प्राइज, विज्ञान के 2 अलग अलग विषय में नोबेल प्राइज पाने वाली ये इकलौती व्यक्ति हैं। 1903 में फिजिक्स के लिए रेडियो धर्मिता की खोज की थी और 1911 में केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि इन्होंने रेडियम की खोज की थी। तो पूछा रेडियम की खोजकर्ता मैडम क्यूरी, रेडियम की खोजकर्ता कौन है? मैडम क्यूरी। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध साथी ये किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध तो देखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1526 में, 1857 में 1857 की क्रांति, 1764 में बक्सर का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध। याद रखेगा 1757। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? हो गए सर 1757। आनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है? आनुवांशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसने मटर के दाने पर अपने अनुसंधान किए थे, मटर के दाने पर। ग्रीगर जॉन मेंडल, तो जो ग्रीगर जॉन मेंडल है उसको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। टीकाकरण तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? विश्व का पहला टीका किसने बनाया था? मतलब ये पूछ रहा है विश्व का पहला टीका। अब सभी जानते चेचक के विरुद्ध, चेचक अथवा स्मॉल पॉक्स के विरुद्ध 1796 में यहीं से टीकाकरण की शुरुआत हुई है। यहीं से बच्चा किसकी शुरुआत हुई है? होगे बड़े भैया टीकाकरण, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। भारत में किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में। साथियों फिर से आप सभी को बता दूं 5 चीजें, इन 5 चीजों पे फोकस करना।
अगर होमगार्ड की भर्ती बिल्कुल निकालनी ही निकालनी है, कितने ऐसे जिसके पास कोई और विकल्प नहीं है, इस भर्ती के अलावा यस लिख दो कि भैया इसमें तो होना ही चाहिए, केवल जीके है और हल्के में मत लेना। एक भैया बहुत ही प्यारा सा आपका होना चाहिए टाइम टेबल, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये टाइम टेबल पेपर तक हटना नहीं चाहिए। आपके पास स्टडी मटेरियल जो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार हो, ऐसा नहीं कि आप कोई भी किताब लेकर बैठे रटे जा रहे हैं, सिलेबस के अनुसार, और इसका सिलेबस बिल्कुल अलग है, ये चीज भी याद रखना। जो स्पेशल जीके के 30-35 टॉपिक है, ये निर्धारित करेंगे कि तुम एग्जाम निकालोगे या नहीं। तीसरा, कुछ आप पढ़ोगे भाई, कुछ आप पहले पढ़ के आओगे, फिर उसी चीज को बेस्ट आप क्लास में शॉर्ट ट्रिक आदि के माध्यम से क्लास में उसी चीज को दोबारा पढ़ोगे, फिर साथ ही रिवीजन करोगे एक बार घर जाकर, और उसके बाद में चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया, चैप्टर वाइज वीकली टेस्ट, और याद रखिएगा चैप्टर वाइज टेस्ट हो गए, वीकली टेस्ट हो गए, और दिन भर जो पढ़ा उसका एक टेस्ट हो गया। इससे आपको ये लगेगा यहां जो आप पढ़ रहे हो उससे आप कितना सीख रहे हो, एग्जाम निकल जाएगा। और यही सारी चीजें हम लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, जो बच्चा अंतिम प्रयास है, इसमें केवल आपको 99 रुपए की गुरु दक्षिणा देकर ये पांचों चीज देने का प्रयास है कि आपके ऊपर आर्थिक बोझ ना पड़े। कोई जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि जो जीके यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड पूछता है उसका सबसे ज्यादा हमने फंसाया, सबसे ज्यादा अनुभव है अपने एग्जाम से लेकर तुम्हारे एग्जाम तक, पहली चीज। दूसरी चीज, नोट्स किताब हमारी पहले से चलती है, स्पेशल जीके टॉपिक्स की चौखट से चौकी, बढ़िया। तो कंटेंट में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल फ्लो चार्ट कंटेंट है। और केवल तुमसे क्या ले रहे हैं, ये कोई साथी में ज्यादा अमाउंट तो ले नहीं रहा तुमसे, मेरी भी चीजें सही हो जाएंगी। एक बार बच्चा तुमने अपना साथ दिया, मैं जान लगा दूंगा किसी चीज की ना तो कंटेंट की कमी रहेगी और ना ही ऐसा कि तुम्हें ट्रिक से याद ना हो। तो केवल तुमसे मैं केवल और केवल गुरु दक्षिणाएं 1 दिसंबर से लाइव क्लास होंगी, 30 नवंबर इसकी लास्ट है, पर अब 30 नवंबर का वेट मत कीजिए, क्योंकि इसमें आप पढ़ना शुरू कीजिए। पूरा मटेरियल अपलोड हो चुका है, जितना स्टडी मटेरियल है कम से कम एक एक दो दो चैप्टर आप निपटा लो, जिससे आपका बेस मजबूत हो जाए। और फिर जब लाइव क्लास चलेंगी तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप कौन सी चीज पढ़ रहे हैं, ये जितनी भी योजना वगैरह है ये सब तुम्हारे हाथों की चीजें हो जाएंगी, इतना आसान कर देंगे। प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, वैश्विक परिवार दिवस, ये कब मनाया जाता है? ग्लोबल फैमिली डे। एक तो ग्लोबल नाम से फैमिली डे है, एक साथी अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस है। एक में तो लगा रहता है ग्लोबल फैमिली डे और एक में लगा रहता है अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, ये 15 मई को मनाया जाता है। इस बात को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस पूछ ले तो आप क्या बताओगे? ये 15 मई को मनाया जाता है, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र। और ग्लोबल पूछ ले तो ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। ग्लोबल पूछ ले तो 1 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस, लुई ब्रेल का बर्थडे होता है प्रत्येक साल साथी 4 जनवरी को ब्रेल दिवस। इनमें से कौन सा न्याय संगत प्रकृति का है? न्याय संगत मतलब इसका उल्लंघन या इसको लागू कराने के लिए या इसका अतिक्रमण होने पर या इसको लागू कराने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। आप कहां जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। बाकी जो दोनों हैं उनको लागू कराने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, उनको लागू कराने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो ना तो मौलिक कर्तव्य के लिए जा सकते हैं, ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर या इनका अतिक्रमण पर या इनको लागू कराने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। थिम्पू किस देश की राजधानी है? थिम्पू। इसकी मुद्रा बताइए, इसका राष्ट्रीय खेल बताइए। राष्ट्रीय खेल, इसका साथी राष्ट्रीय खेल भी आपको बताना है। और यहां की राजकीय भाषा क्या है? यहां की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो लिख लीजिएगा
ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाती है जोंखा, राष्ट्रीय खेल हो जाता है तीरंदाजी, मुद्रा हो जाती है नगुल ट्रम। मुद्रा क्या हो जाती है भैया? नगुल ट्रम। थिम्पू भूटान की राजधानी है। थिम्पू किसकी राजधानी है? भूटान की। पूछा है एथेंस इनमें से किस देश की राजधानी है? एथेंस इनमें से किस देश की राजधानी है? एथेंस में बच्चा अच्छे से याद रखिएगा 1896 में पहले, अब ये कह सकते हैं पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुए। पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुए। पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सन 1896 से एथेंस, ये ग्रीस की राजधानी है। किसकी भैया? ग्रीस की। पूछा है उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का देश है। इसकी मुद्रा हो जाती है सोम। मुद्रा क्या है? सोम। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी हो जाती है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। कंबोडिया की राजधानी बताइए। कंबोडिया ये सती दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है। लाओस, कंबोडिया, ताइवान, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, वियतनाम के पास। इसकी मुद्रा हो जाती है कंबोडियन RIEL। अच्छे से याद रखिएगा, इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? कंबोडियन RIEL। नोम पहन करके कह देते हो। सियोल हो जाती है दक्षिण कोरिया की, हनोई हो जाती है वियतनाम की, और बगदाद हो जाती है इराक की। तो फिनोम फेन करके जिसको बोलते हैं, ये कंबोडिया की राजधानी है। मुद्रा क्या हो जाती है? रियल। कीनिया देश की राजधानी बताइए। कीनिया कह लो या केन्या की राजधानी? केन्या की। जबकि केन्या की मुद्रा क्या हो जाती है? केन्या की मुद्रा हो जाती है शिलिंग। केन्या की मुद्रा क्या है? शिलिंग। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। माले मालदीव की राजधानी है। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। केन्या की राजधानी है नैरोबी। भाई केन्या की राजधानी क्या हो जाती है? कहोगे सर नैरोबी। थाईलैंड की मुद्रा बताइए। थाईलैंड की मुद्रा, जबकि थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। आपको मुद्रा बतानी है। इसमें याद रखिएगा जो रिंगिट होती है, रिंगिट, वो मलेशिया की मुद्रा है। रिंगिट किसकी है? मलेशिया की। थाई बाहत कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? थाई बाहत। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और मुद्रा क्या हो जाती है? थाई बाहत। मुद्रा क्या हो जाती है? थाई बाहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गुआना का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, उसका नाम पूछा है। गुआने के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम ये 2024 में प्रदान किया गया। 2024 में प्रदान किया गया। गुआना की बात करें, दक्षिण अमेरिका का देश है। गुआना किसका देश है? होगे सर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर। इसकी राजधानी हो जाती है जॉर्ज टाउन। गुआना की राजधानी क्या हो जाती है? जॉर्ज टाउन। और इसकी मुद्रा हो जाती है गुआनीज डॉलर। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुआना। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुआना। किस भारतीय पारिस्थितिकीविद ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 जीता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया जाता है। ये जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार हैं, ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो कहोगे सर चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो आप कहोगे सर चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? UNEP के द्वारा। 2024 में मिला। 2025 में जिनाली मोदी को मिला है। जिनाली मोदी करके एक भारतीय, उन्हें 2025 वाला मिला है। जिनाली मोदी करके एक भारतीय हैं, जिन 3 व्यक्तियों में से एक भारतीय भी है 2025 में। ये 2024 की बात है। माधव गाडगिल। माधव गाडगिल। तो किस भारतीय को मिला चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2024? माधव गाडगिल। कौन देता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। 2025 में किसको मिला है? जिनाली मोदी। किस भारतीय मंदिर ने सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए स्वार्ड ऑफ ऑनर जीता है? और यह भी पूछा आपसे किस शैली में बना मंदिर है? तो याद रखिएगा नागर शैली में बना। अयोध्या जी में श्री राम मंदिर अयोध्या। 43 का उत्तर ए।
चतुर्थ बौद्ध संगीति ये किसके शासनकाल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति ये किसके शासनकाल में हुई थी? सबके सब बताइए, चारों की चारों बौद्ध संगीति, चारों की चारों बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? चारों की चारों उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया। कहोगे सर पहली अजात शत्रु के समय पर, अजात शत्रु के समय पर राजगीर 483 बिफोर क्रिस्ट ईसा पूर्व, दूसरी काला शोक के समय पर 383 वैशाली, तीसरी 250 ईसा पूर्व अशोक के समय पर पाटलिपुत्र, और चौथी राजा कनिष्क के समय पर, कनिष्क के समय पर 72 एडी पहली शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर। ये चौथी थी जिससे साथी बौद्ध धर्म महायान और हीनयान तो अलग अलग संप्रदायों में बट गया। 44 का उत्तर डी। आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक किसका अंग है? इकोसोक साथी किसका अंग है? एक पूछ रहा है होमगार्ड की वैकेंसी कब आएंगी? अरे 18 नवंबर से फॉर्म भरे जा रहे, 17 दिसंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। कितने ऐसे आप में से जिन्होंने फॉर्म भर दिया? कितने ऐसे? सबके सब कमेंट करके बताओ। तो संयुक्त राष्ट्र के 5 सक्रिय अंग हैं। कितने सक्रिय अंग हैं? 5। एक हो जाता है साथी यूनाइटेड नेशंस महासचिव, सचिवालय जिसको कहते हैं। दूसरा यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र इकोसोक। चौथा हो जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा, और पांचवा याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, यह संयुक्त राष्ट्र का अंग है। 45 का भी। 7वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 7वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के समय जो साथी 7th गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था, जिसे नन अलाइनमेंट समिट भी कह सकते हैं, नाम समिट भी कह देते हैं इसको। इसको क्या कह दिया जाता है? कहोगे सर इसे नाम समिट भी कह दिया जाता है। 1983 में हुआ था नई दिल्ली में। तो सोचो 1983 नई दिल्ली में हुआ 7वां, उस समय कौन प्रधानमंत्री थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। G20 के सदस्यों में 19 देशों के अलावा कौन से 2 समूह शामिल हैं? तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले बताया था, इसमें 19 देश, अफ्रीकन यूनियन प्लस यूरोपियन यूनियन 1999 में बना। अभी 2025 में इसका जो सम्मेलन है ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। जबकि अगला जो होना है 2026 ये मियामी अमेरिका में होना है। कहां पर? मियामी अमेरिका। ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का हेडक्वार्टर, सेबी का हेडक्वार्टर पूछा है। सेबी का, सेबी का हेडक्वार्टर। जिसने फॉर्म नहीं भरा ज्यादा समय मत लगाइए कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। और किसी ने पूछा चिड़िया से सुंदर घोंसला कैसे बना? तो बोली उड़ना पड़ता है बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। रस सुल्तान 3700 क्वेश्चन तक रुकने का वादा किया था सेबी। देखिए स्थापना तो 1988 में हुई, स्थापना 1988, लेकिन इसका जो वैधानिक दर्जा मिला है, वैधानिक दर्जा, वो जनवरी 1992 से मिला। कब से भैया? जनवरी 1992 में इसके लिए संसद ने कानून बनाया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। तुहिन कांत पांडे, ये तुहिन कांत कुछ करके नाम है, सेबी के मुखिया हैं। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। याद रखिएगा 1966 में स्थापना हुई। इसमें 69 सदस्य देश है। वर्तमान में कितने? 69 सदस्य देश है। अच्छे से याद रखिएगा। एशियाई विकास बैंक के सदस्य कितने हैं? 69 देश। इसकी राजधानी, इसके जो मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। इनमें से किसके नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था?
किसके नेतृत्व में कोल विद्रोह? ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 विद्रोह बता रहा हूं, एक पेपर में आएगा। कोल विद्रोह, छोटा नागपुर, पठार वर्तमान का झारखंड, 1831-32 में अंग्रेजों के विरुद्ध। दूसरा याद रखिएगा संथाल विद्रोह, सिद्धू एंड कान्हू, संथाल विद्रोह, ये साथी 1855 से 56 तक। तीसरा हो जाता है नील विद्रोह जिसको कहते हैं, इंडिगो रिवोल्ट, ये बिल्कुल तुरंत बाद 1857 की क्रांति के बंद होने के तुरंत बाद 1859 में। और चौथा साथी मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 के करीब। यहीं पर याद रखिएगा 15 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। 15 नवंबर किस रूप में मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस। तो अच्छे से याद रखिएगा, इनमें से कौन बुद्धू भगत जो थे, ये अच्छे से याद रखिएगा, कोल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। कोल विद्रोह के नेतृत्व। कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? इनमें से कौन सा संगठन है जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इनमें से कौन सी संस्था जारी करती है? 2025 में भारत की रैंक अच्छे से याद रखिएगा, 184 में 128वीं है। 184 में कौन सी है कहोगे सर? 128वीं। पहले नंबर पर है सिंगापुर, पहले नंबर पर सिंगापुर। भारत 128वीं रैंक है। कौन सी रैंक? 128। ये हेरिटेज फाउंडेशन है, ये जारी करती है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। हेरिटेज फाउंडेशन। भारत की रैंक कितनी? 128वीं। पहली रैंक सिंगापुर की। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना ये दिल्ली में किस वर्ष की गई थी? I4C भी कह देते, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर करके है ये, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको शॉर्ट में I4C कहते। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। I4C किसके अधीन काम करता है? तो याद रखिएगा साथियों, जो जा रहा है भाड़ में जाने दो, तुम टिक के पढ़ना, गृह मंत्रालय के अधीन। इस योजना को जो मंजूरी मिली थी, योजना को मंजूरी 2018 में, योजना कब मंजूर हुई? 2018 में। जब किसका उद्घाटन कब किया गया? उद्घाटन 2020 में किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है I4C, 2018 में, नई दिल्ली में। कहां पर है भैया? नई दिल्ली, नई दिल्ली। राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन क्या है? 1930। पावन का उत्तर भी पूछा है, भारत के किस शहर में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थित है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था स्थित है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था। थोड़ी तो मेहनत लगेगी, और ये क्लियर है कि वैकेंसी 41,000 है, होम 50 लाख प्लस है। अब तुम ये मत सोचना कि कोई और नहीं पढ़ रहा तो हम भी ना पढ़ें। एक एक सीट पर अभी भी 300-400 है। तो ये तो वो है जो पढ़ने पर अंगद की तरह पैर जमा देगा। कहोगे सर पुणे में, ये कहां पर स्थित है? पुणे में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहते हैं, ये पुणे महाराष्ट्र में। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड ये किस वर्ष शुरू किए गए थे? वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड ये किस वर्ष? तो याद रखिएगा 2016 में। 2016 में। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। कब हुआ? 5 मार्च 1931। उससे पहले आपको याद होगा गांधी जी 6 अप्रैल 1930 से दांडी में नमक कानून तोड़ने के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर चुके थे। तो ये साथी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण बताइए। इनमें से कौन सा प्राकृतिक इकोसिस्टम है जो स्थलीय मतलब जमीन पर स्थल है, जमीन पर स्थित है?
पारिस्थितिकी तंत्र होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें सजीव और निर्जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पर जीवन बचाए रखने के लिए। एक्वेरियम ये तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, झील भी जलीय है, महासागर भी। जो घास के मैदान होते हैं ये सतही जमीन पर स्थित होते हैं, घास के मैदान। इनमें से कौन सा सुनामी का एक कारण है? सुनामी का कारण, सुनामी जागरूकता दिवस बताइए। सुनामी जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? आपको बताना है। सुनामी सुनामी चेतावनी केंद्र भारत में कहां पर स्थित है? सुनामी चेतावनी केंद्र ये भारत में कहां पर स्थित है? तो सुनामी किसके कारण? एक साथी अगर निम्न क्षेत्र में, जो निम्न स्खलन क्षेत्र है समुद्र आदि के अंदर, अगर वहां पर अर्थक्वेक हुआ है तो उसकी एनर्जी से सुनामी आती है। 5 नवंबर को याद रखिएगा सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र ये हैदराबाद में स्थित है। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहां पर है? कहोगे सर हैदराबाद में। आपसे कारण पूछा था, ये नहीं पूछा कि लहरों के उठने को सुनामी कहते हैं। बी फॉर बॉय और सी फॉर कैट नहीं चल रहा है ये। ऐसा रहपटा दूंगा 4 कलामुंडी खाओगे और फिर उठोगे, फिर एक रहपटा, फिर 4 कलामुंडी, कम से कम 400 कलामुंडी, फिर तेक विचार डिवाइडेड बाय 100 रहपटे, ये निकल जाएगा। दिमाग लगा लो दिमाग। ये फॉर एप्पल बी फॉर बॉय नहीं पूछ रहा कि सुनामी ऊंची लहरें तो हिमालय, ऊंचे पर्वत हैं, एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत। ए बुद्धि सुधार लो बुद्धि। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा अक्सर किस कारण से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं? तो नेचुरल फिनोमिना आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में वहीं से क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ये किस कारण से? तो यहां पर आती है चक्रवात, जिसको टॉर्नेडो भी कहा जाता है। किससे साथी? टॉर्नेडो। इससे याद रखिएगा हरिकेन भी कहा जाता है, हरिकेन अमेरिका इत्यादि में। और इसे टाइफून कहा जाता है चीनी सागर में। और इसे विली विली कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? विली विली कहा जाता है। समझे? 58 का उत्तर है। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल में चक्रवात आते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में चट्टान और मिट्टी के ढलान की गति को क्या कहा जाता है? कि जैसे कि ये पर्वत है, इस पर्वत में मिट्टी भी है, पत्थर भी जकड़े हुए हैं। अब धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण इसको खींचता रहेगा और एक समय पर क्या जाएगा, जिसको भूस्खलन कहते हैं, लैंडस्लाइड कह देते हैं। तो पहाड़ों से पत्थर गिरना, भूस्खलन होना, ये सब इसी का उदाहरण है कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो नीचे खेलता है। तो इसको याद रखिएगा, भरत क्षरण कहते हैं, मास वेस्टिंग कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? मास वेस्टिंग कहा जाता है, मास वेस्टिंग। भारत के संबंध में मालदीव ये किस दिशा में स्थित है? तो मालदीव की राजधानी क्या हो जाती है? माले। मालदीव की राजधानी क्या हो जाती है? माले। इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? रुपया। मालदीव की राजधानी क्या हो जाती है? माले। इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? रुपया। ये भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, इस तरफ दक्षिण पश्चिम में, भारत के दक्षिण पश्चिम। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता? कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता? कौन सा देश? बच्चा बस थोड़ी सी मेहनत और कर लो, 15 मिनट की। जब कंप्लीट कर लेते हो ना, बहुत अच्छा लगेगा तुम्ही को। हो गए सर? श्रीलंका अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, चीन के साथ 3488, म्यांमार के साथ 1643। श्रीलंका से समुद्री सीमा लगी है, पाक जल संधि। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल, भारत की सर्वाधिक सीमा ये बांग्लादेश के साथ ही लगी है, 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल ये कटहल हो जाता है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल। धीवेही भाषा ये किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? धीवेही भाषा ये किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? किस पड़ोसी देश की? तो भूटान की क्या हो जाती है? जोंगखा, भूटान की जोंगखा।
श्रीलंका की सिंघली और तमिल, सिंघली और तमिल, ये श्रीलंका की। मालदीव की होती है धीवेही, मालदीव की क्या होती है धीवेही, और म्यांमार की हो जाती है बर्मीज भाषा। 63 का उत्तर सी। सीआरपीएफ का मुख्य कार्य बताइए, सीआरपीएफ का मुख्य कार्य। सीआरपीएफ की स्थापना भी करो, सीआरपीएफ की स्थापना कब की गई थी? यह सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तगने सफलो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से स्थापना, फिर दिसंबर 1949 में नाम बदला गया। 27 जुलाई को स्थापना दिवस मनाया जाता है। आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, उग्रवादी नक्सलवादी गतिविधियों को ठीक करके आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना। भारत की आंतरिक सुरक्षा में लाल गलियारा, यह किससे संबंधित है? एक वर्ड होता है रेड कॉरिडोर, लाल गलियारा किससे संबंधित है? तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र को लाल गलियारा कहते हैं। एनआईए का पूर्ण रूप बताइए। यह 2008 में इसका गठन हुआ। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। गृह मंत्रालय के तहत पूरे देश में कहीं भी आतंकवादी घटना होती है, पूरे देश में कहीं भी आतंकवादी घटना, तो आतंकवादी घटनाओं की जांच, अपराधियों को पकड़ने आदि की जिम्मेदारी एनआईए की होती है। अभी जो दिल्ली लाल किले के पास बम ब्लास्ट हुआ, उसकी जांच भी एनआईए कर रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कह रखा है किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है। 1986 के एक्ट द्वारा इसकी साथ ही स्थापना की गई। इनको ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं। हालांकि इस प्रकार के बल को जो स्थापना की बात कही गई थी, वो घोषणा 1984 में की गई, लेकिन एनएसजी की वेबसाइट के अनुसार स्थापना 1986 में। इनको ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं। इसकी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती, इसमें साथ ही पैरामिलिट्री और जो अपनी आर्मी इत्यादि होती है, आर्मी इत्यादि होती है, वहां से डेपुटेशन पर लोग जाते हैं। एनएसजी बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जिसको साथी एनएसजी। 67 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। आईबी के वर्तमान निदेशक कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये भी गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। देश की आंतरिक खुफिया, ये साथी आंतरिक स्तर की खुफिया जानकारी इकट्ठी करती है। आंतरिक देश के अंदर खुफिया जानकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तपन कुमार तपन डेका, ये इसके मुखिया हैं। एसएसबी के नए महानिदेशक कौन है? सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी की फुल फॉर्म क्या है? सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी की फुल फॉर्म क्या है? सशस्त्र सीमा बल। 1963 में स्थापना। भारत भूटान भारत नेपाल सीमा की रक्षा, भारत भूटान और भारत नेपाल सीमा की रक्षा करती है। भारत भूटान भारत नेपाल, याद रखिएगा। संजय सिंघल कौन हो जाते भैया? संजय सिंघल। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन हो सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को बना। इसमें एक अध्यक्ष है। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड, वो चीफ जस्टिस के पद से भी रिटायर हुआ हो सकता है, अन्य जज के पद से भी। और इसमें 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। कितने? 5 पूर्णकालिक सदस्य, 3 वर्ष का कार्यकाल। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 12 अक्टूबर 1993। अध्यक्ष प्लस 5 पूर्णकालिक सदस्य। तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या अन्य रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, अन्य रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, ये इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। 70 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। तो जो भी साथी अभी तक नहीं जुड़े अंतिम प्रयास से, ये साथी प्रॉमिस करो कि हाँ भैया हम जुड़ेंगे, इसके साथ मेहनत।
और जो पैसा बचाओ उससे आप इंटरनेट रिचार्ज करके 60 दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। थोड़ा तुम पढ़ के आया करोगे क्लास में अच्छे से एक्सप्लेनेशन, उससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिस साथ चलेगी, लेकिन पहले थ्योरी एक एक चीज को 10 बार बुलवाकर तुमसे याद करवाना। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र का कौन सा अनुच्छेद विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र, इसको मानवाधिकारों का अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहते हैं। मानवाधिकारों का अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा, इसमें 3 अनुच्छेद है। 30 कितने अनुच्छेद है हो गए सर? 30 अनुच्छेद है। किसको 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित अनुच्छेद 19 याद रखेगा। जैसे हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 गारंटी देता है, वैसे याद रखेगा ये। तो जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था कहां पर स्थित है? यह फ्रांस के स्ट्रॉसबर्ग में स्थित है। कहां पर? फ्रांस के स्ट्रॉसबर्ग। यदि कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव की बात आ जाए, नोट कर लेना, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव की बात आ जाए, CHRI इसको कहते हैं। तो ये साथी नई दिल्ली में स्थित है। CHRI कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, 1987 में बना। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर मालीमत कमेटी ये कब गठित की गई थी? पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था का क्वेश्चन है। पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर मालीमत कमेटी, ये साल 2000 में, साल 2003 में रिपोर्ट दी इसने। उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी का रंग क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस के रंग भी बताने कौन कौन से कलर हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के कलर कौन कौन से हैं? तो याद रखना लाल और नीला। उत्तर प्रदेश पुलिस के कलर कौन से हैं? लाल और नीला। जबकि वर्दी का रंग क्या है? हो गए सर खाकी। स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कब हुआ था? स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कब हुआ था? लास्ट के 25 क्वेश्चन बचे, याद रखिएगा। 1998 में STF का। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद सबसे पहले 1831 में, उस समय इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज, इसकी 2 विंग है। लखनऊ में प्रशासनिक जिसमें 7 सदस्य होते, जिसमें 3 सदस्य होते। कहां पर प्रशासनिक, कहां पर है? लखनऊ में। इसमें कितने सदस्य होते? 3। और इसकी प्रयागराज में याद रखिएगा न्यायिक विंग है। इसकी न्यायिक विंग में कितने सदस्य होते? हो गए सर न्यायिक विंग में 7 सदस्य होते। तो उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के वर्तमान अध्यक्ष अनिल कुमार IAS है। यूपी बजट 2025-26 पिछले वित्त वर्ष के तुलना में कितना प्रतिशत? पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट है, जो पिछली बार की तुलना में लगभग 10% ज्यादा है। पिछली बार की तुलना में कितना? 9.8%। यूपी की GDP 2017-18 में 12.89 लाख करोड़ थी, जो 2024-25 में अनुमानित कितनी हो गई? उत्तर प्रदेश की GDP याद रखिएगा भैया, ये हो गई लगभग 27.51 लाख करोड़। शिक्षा क्षेत्र में कुल बजट का कितना प्रतिशत दिया गया? 2025-26 के उत्तर प्रदेश बजट का शिक्षा में कितना? सबसे ज्यादा अवसंरचना को दिया गया 22%, जबकि शिक्षा को याद रखिएगा 13%। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? ये भारत का सर्वोच्च खेल अवार्ड है, जो 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर दिए जाते हैं। तो पूछा राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद। 6 अगस्त 2021 को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? ये 2 है। एक तो है भैया रेगुलर कैटेगरी का, रेगुलर कैटेगरी ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, और एक होता है लाइफ टाइम के लिए। तो लाइफ टाइम में 15 लाख रुपए,
जबकि रेगुलर में 10 लाख रुपए। रेगुलर 1985 से और लाइफ टाइम वाला जो है हो गए सर 2011 से। तो रेगुलर पूछा है द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985, ये खेल के जो कोच होते हैं खिलाड़ियों के, जो प्रशिक्षक होते हैं उनको दिए जाते हैं। पूछा 82 देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी देवधर, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी, विजय हजारे रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, ये सब याद रखिएगा क्रिकेट से संबंधित है। जबकि हॉकी का हो जाता है बीटन कप, सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट। फुटबॉल का हो जाता है संतोष ट्रॉफी, फुटबॉल का क्या जाता है संतोष ट्रॉफी। 82 का उत्तर है। कार्बिलोन कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? कार्बिलोन कप याद रखिएगा टेबल टेनिस, कार्बिलोन कप टेबल टेनिस। जबकि थॉमस और उबेर कप जो है ये याद रखिएगा भैया बैडमिंटन से संबंधित है। पूछा है बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में? यहीं पर कैलाश मेला भी लगता है, यहीं पर याद रखिएगा कैलाश मेला भी लगता है, यहीं पर ताज महोत्सव भी मनाया जाता है, यहीं पर ताज पर्यटन महोत्सव और बटेश्वर मेला भी यहीं पर है। किसकी बात कर रहे हैं? आगरा की बात कर रहे हैं। कह रखा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, थोड़ी सी हिम्मत और कर लो बस, लिटिल सी, थोड़ी सी हिम्मत। कि वृक्ष हो घने खड़े हो घने हो बड़े, तनिक पत्र छाओ भी, मांग मत मांग मत मांग मत। तूने रुकेगा कभी, तूने थकेगा कभी, तूने मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। याद रखिएगा सारस क्रेन। पूछा है उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल देश का लगभग 7.33% है और क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद में चौथा स्थान है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद में चौथा स्थान। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला लखीमपुर खीरी, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक उत्तर प्रदेश से संबंधित है और बनारस घराने की शैली को अपनाया? इनमें से उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध वायलिन वादक बतानी है तो याद रखेगा एन राजम जो है ये उत्तर प्रदेश की है प्रसिद्ध वायलिन वादक। 87 का उत्तर ए। बनारस घराना मुख्य रूप से किस परंपरा के लिए जाना जाता है जिसमें बिस्मिल्लाह खान और मुमताज खान ने महारत हासिल की है? इसी में एक और साथी तबला वादक है किशन महाराज, एक और तबला वादक है किशन महाराज। तो याद रखिएगा वाद्य संगीत शहनाई और तबला के लिए, वाद्य संगीत शहनाई और तबला। पूछा नटवरी नृत्य ये किस क्षेत्र से जुड़ा है? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से? इसी में याद रखिएगा राई डांस भी ये इसी का है। राई डांस कहां का है? बुंदेलखंड का। राई कहां का भैया? बुंदेलखंड का। केरा नृत्य भी कहां का है? ये भी बुंदेलखंड का। नटवरी नृत्य कहां का? ये पूछा है आपसे। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध या पश्चिम उत्तर प्रदेश? पूर्वांचल, अवध या पश्चिमी उत्तर प्रदेश? नटवरी नृत्य की बात है कि नटवरी साथी इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो अच्छे से याद रखिएगा पूर्वांचल। नटवरी किससे संबंधित है? पूर्वांचल से संबंधित है। कहा नवाबगंज पक्षी अभयारण्य ये किस जिले में स्थित है? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य ये किस जिले में? एक बार चलो आप अपने जिले का नाम बताओ। आप इस क्लास को उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं? सबके सब कमेंट करके बताइए इस क्लास को आप कहां से देख रहे हैं। मेहनत में तो कमी नहीं लग रही, एक क्लास तुम मिस कर रहे हो। सुबह 7 बजे करंट प्लस स्टैटिक जीके कौन कौन लेता है? ये क्लास आत्मा जैसे शरीर है पढ़ाई का, तो ये क्लास सर है जो 9 बजे, जो हृदय है ना आत्मा वो सुबह 7 बजे करंट प्लस स्टैटिक। इसमें करंट आधारित स्टैटिक जीके कराता हूं। तो सुबह उठ के सबसे पहले इस क्लास को लेने की आदत डालो, कल से अलार्म लगा लेना। ये साथी कहां पर है? उन्नाव में स्थित है। भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय
वर्तमान में 2022 से इसका नाम 2022 से राज्य विश्वविद्यालय बन गया है। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय नाम हो गया इसका, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी लखनऊ में। इसकी स्थापना 1926 लखनऊ में, मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक कहते थे इसको। भगवान गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश में कहां दिया था? भगवान गौतम बुद्ध जी ने उत्तर प्रदेश के लगभग सारे जिलों से हो। शाबाश, थैंक यू बच्चा, आपने हमें पढ़ने के लिए चुना। एक जगह से पढ़ना, अगर पढ़ रहे हो 36 प्रकार के, वो मत टेस्ट करना, इसका भी देख लो इसका भी देख लो। एक जगह टिक जाओगे एग्जाम निकाल लोगे। और थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबके सब टिक कर थ्योरी पढ़ लेना। थ्योरी अंतिम प्रयास से कहोगे सर सारनाथ, मृगवन सारनाथ उत्तर प्रदेश वाराणसी के निकट। डोलोमाइट के प्रमुख भंडार कहां पर पाए जाते हैं? डोलोमाइट के प्रमुख भंडार उत्तर प्रदेश में, डोलोमाइट के प्रमुख भंडार कहां पाए जाते हैं? डोलोमाइट के, तो याद रखिएगा सोनभद्र में पाए जाते हैं। तेलखड़ी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तेलखड़ी, जिसको सोप स्टोन भी कह देते हैं, जिसको साथी सोप स्टोन भी कह देते हैं, तेलखड़ी। तो याद रखिएगा बुंदेलखंड, ललितपुर, हमीरपुर वाला जो क्षेत्र है। इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है? पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरने वाली एक प्रमुख नदी है भाई गंगा, बंगाल की खाड़ी, ब्रह्मपुत्र, अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो ये भी साथी वहीं से निकल के, और यमुना भी गंगा जी की सहायक नदी है। तो याद रखिएगा नर्मदा, नर्मदा अरब सागर में। गांधी सागर बांध इनमें से किस नदी पर है? गांधी सागर बांध इनमें से किस नदी पर है? इसके अलावा जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये गांधी सागर तो मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये, और इस पर कुछ बांध है चंबल नदी पर, इस पर चंबल नदी पर, इस पर साथी चंबल नदी पर, यमुना में आकर मिल जाती है इटावा के पास। 96 का भी काली सिंध, केन, काली सिंध, कुनो, छिपरा, ये सब चंबल की सहायक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनजातीय आबादी ये किस नस्ल से संबंधित है? यहां पर कई सारी जनजातियां पाई जाती है, जैसे शोम्पेन जनजाति, जैसे जरावा जनजाति, जैसे साथी निकोबारीज जनजाति पाई जाती है, निकोबारीज। एक यहां पर सेंटिनलीज जनजाति होती है, सेंटिनलीज, सेंटिनलीज जनजाति होती है, जो सेंटिनल द्वीप पर अभी तक इससे कांटेक्ट नहीं हो पाया है। तो इसमें निग्रोइड नस्ल की है। पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 उत्तर प्रदेश जनसंख्या में पहला स्थान था, लगभग 16.5%। उस समय 121 करोड़ थी। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, या ये कह सकते हो पहला राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, पहला राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान। वर्तमान में तो 5 है, वर्तमान में कितने कहोगे भैया? 5। जो पहला था ये अहमदाबाद में खोला गया था। तो रविवार की 12 घंटे के लिए तैयार हो, एक बार बताओ सबके सब, रविवार वाली 12 घंटे के लिए तैयार हो। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसको नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी बताना है आपको, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर। तो याद रखिएगा ये साथी 1946 में बना, और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है? न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। कीर्ति सुरेश ये बाल अधिकारों की एडवोकेट बनी है। तो कल रात 9 बजे सबके सब जितने बाद में इसको रिकॉर्डेड हुए देखते हैं, सबके सब लाइव आ जाना। बहुत ही सस्ती किताब लॉन्च हो रही है, लेकिन वन ऑफ दी बेस्ट, और इंडिया की होमगार्ड की पहली किताब, उत्तर प्रदेश में पहली किताब है होमगार्ड की, जो कंप्लीट सिलेबस कवर कर रही है, नया सिलेबस। तो कल सबके सब 9 बजे यहां पर लिंक लग रहा है, 1 सेकंड में उस लिंक को सबके सब लाइक करके चले जाना। वो समझूंगा कि तुम्हारी गुरु दक्षिणा मेरे पास पहुंच गई। और अभी साथी जो भी नहीं जुड़े, आप हर दिन अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, 24 घंटे बिता रहे हैं इधर इधर क्वेश्चन देखकर, अगले दिन कुछ भी याद नहीं रहेगा। पेपर तक तो तुम्हें क्या घंटा याद रहेगा। अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो इन 99 रुपए इनकी एफडी जरूर करा लेना।
30 साल बाद जब रिटायर हो गए तो 99 रुपए 999 बन चुके होंगे। अरबपति से खरबपति। एलन मस्क भी यूं कहेगा, आई एम सॉरी बाबू, खड़ा होकर सैल्यूट मारेगा। एफडी जरूर करा लेना। और सुनो, एफडी एसबीआई में कराना, ज्यादा ब्याज मिले तुम्हें, उसको बचा के रख लेना। अंटी में बिल्कुल एकदम, कोई लेना चाहे 99 रुपयों को, एक कम 100, मास्टर के पास ना जाए, क्योंकि उसमें कंटेंट दे रहा है, क्रम से पढ़ा रहा है, एक्सपीरियंस है, वो नहीं चाहिए। कोशिश करके सबके सब साथी जुड़ जाना एग्जाम प्रोफिशियल एप्लीकेशन के अंतिम प्रयास से। ये इतना आपका आर्थिक बोझ ही हटा दिया। मैं भी इसको 500-800 का निकाल सकता था, पर मेरा था कि नहीं। और तुलना कर लेना जिससे मन हो, अपनी नॉलेज में 1 महीने बाद और बाकियों की नॉलेज में। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कल समय से आ जाना, ऐसा नहीं बाद में आए, शुरुआत में आ जाना। बहुत बढ़िया किताब है। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके सब लोग बताना। मेहनत करेंगे बच्चा, जितना मुझ में दम है, जितनी मुझ में ताकत है। थोड़ा सा तुम लोगों ने साथ दे दिया ना, मैं इन आफत से निकल जाऊंगा। मैं बहुत मुस्कुराने वाला व्यक्ति हुआ करता था, अरे मेरी मुस्कुराहट सब चली गई। टेंशन है अब बेशक केवल जीवन में, तुम्हारे सहारे में टेंशनों से मुक्त हो जाऊं। मेरे से जितना खुश इंसान नहीं होगा इस दुनिया में। तो सबके सब साथी थोड़ा सपोर्ट कर देना। बढ़िया मेहनत करेंगे। कंटेंट तो तुमने देख ही लिया कितना प्यारा दिया है। बाकी फिर से आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। और परसों फिर मेहनत करूंगा रविवार को सुबह 8 बजे से। जय हिंद।